अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 5 की साइंस के बुक जो फेडरल पोएट्री है उसका चैप्टर 1 का लेक्चर मैं करवाऊंगी। तो जैसा आप लोगों को मैंने अभी तक 4 की कोई लेक्चर नहीं कराया, इंशाल्लाह मैं 4 का भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन 5 का लेक्चर मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि 5 क्लास से जो मेन टॉपिक्स शुरू होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन 4 क्लास के स्टूडेंट्स भी ये देख सकते हैं और सीख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड होप तो आप सब बिल्कुल घर में सही सलामत होंगे। और अल्लाह करे आप लोग बिल्कुल, आप लोग को सेहत दे अल्लाह, सब अपने घरों में महफूज रहें। चलिए अब चैप्टर नंबर 1, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ों को आप कह सकते हैं कि क्लासिफाई करना, यानी उनको उनकी जो मतलब इस तरीके से रखना। जैसे अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो आपने एक चीज़ क्लासिफिकेशन आपको करनी है इस चीज़ की कि आपके पास जो किचन इक्विपमेंट्स हैं और आपके जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं। जैसे आपके पास किचन में कितने इक्विपमेंट्स होते हैं? एक होता है आपके पास बर्तन, यानी डिशेस, क्रॉकरी, ये सब होता है। और एक आपके पास होता है मेन चीज़ें जो होती हैं ना, वो जैसे खाने की चीज़ें हैं एक तरफ और एक तरफ है बर्तन। अब आप इन सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगराइज करना, यानी वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या वो उसी ऑर्डर में उनको रखना। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ये देखिए, लर्निंग आउटकम्स जो हैं यहाँ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, understand classification and its application in studying plants and animals। क्लासिफिकेशन आप समझें और उसके एप्लीकेशन को आप स्टडी करें। प्लांट्स और एनिमल्स के जो होती है ना, वो अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल कि क्लासिफिकेशन इनके बीच में कैसे होती है। कंपेयर नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कंपैरिजन हो रहा है इस चैप्टर में फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। मतलब वो प्लांट्स जो, क्योंकि सब प्लांट्स फ्लावर्स नहीं देते, यानी सब प्लांट्स में फ्लावर्स ग्रो नहीं करते, सब प्लांट्स में फ्रूट्स ग्रो नहीं करते। सो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनका कंपैरिजन होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स से। ओके, इस चैप्टर में classify flowering plants into two major groups, dicots and monocots, and give examples of each group। इसमें भी फ्लावरिंग प्लांट्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं, यानी वो दो चीज़ों में डिवाइडेड हैं, डाइकॉट्स ग्रुप में और मोनोकॉट्स ग्रुप में। ये आपको अभी इसी चैप्टर में आगे मैं पढ़ाऊंगी। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब इनके स्ट्रक्चर को भी आपस में कंपैरिजन करेंगे हम। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना मिलता है, कितना अलग है, क्या क्या है दोनों के स्ट्रक्चर में, अलग अलग या सेम, ये सब हम आगे अभी करेंगे। Infer the differences between invertebrates and vertebrates according to key characteristics। इसमें भी हमने डिफरेंस निकालना है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। क्लासीफाई इनवर्टिब्रेट्स इनटू 5 ग्रुप्स। इनवर्टिब्रेट्स भी 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई होते हैं, यानी वो डिवाइडेड 5 ग्रुप्स में हैं, वो भी पढ़ेंगे। और क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू फिश, एम्फीबियंस, इनके भी ग्रुप्स हैं, तो ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। Do all plants procedure flowers? Why do scientists need to classify animals and plants? अच्छा, do all plants procedure flowers? क्या सारे प्लांट्स फ्लावर देते हैं?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब प्लांट्स फ्लावर नहीं देते, ना ही सब प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं। कुछ प्लांट्स इनके बगैर भी होते हैं और इवन ग्रो करते हैं पूरा। तो इसमें भी आगे वही पढ़ेंगे। और व्हाई डू साइंटिस्ट नीड टू क्लासिफाई एनिमल्स एंड प्लांट्स? साइंटिस्ट क्यों एग्जामिन या क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को? क्योंकि सब में ना कोई खासियत और अलग होते हैं। सब जानवर एक दूसरे से, इवन हम भी जानवरों से अलग हैं। तो ये एक अल्लाह की कुदरत है। साइंटिस्ट अपने तौर पे तो है, उसको एग्जामिन करके हमारे तक पहुंचाते हैं ये बात, ताकि हमें पता चले कि हम अगर कोई जानवर खा रहे हैं तो हमें उससे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके अंदर ऐसा क्या है। सही है। तो अब हम जरा चलते हैं। हाउ आर द लायंस एंड मंकी सिमिलर? ये चीज मैं आगे अभी पढ़ूंगी। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ ऑन अर्थ। देखा? जो दुनिया की जिंदगी है ना, कैसे चलते हैं जानवरों की जिंदगी, उनसे बहुत कुछ मालूम होता है हमें। इसलिए ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। सही है। अब मैं इसको जरा जूम आउट करती हूँ और ये वाले पेज पे चलते हैं। Allah subhanahu wa ta'ala has created a vast variety of living things in the world. बिल्कुल, अल्लाह ताला ने दुनिया में जानदार जो जानवर या इंसान होते हैं, जानदार मखलूकात में बहुत वेराइटीज बनाई हैं। मतलब दुनिया में देखें, पौधे, मैं आपको ना वाइट बोर्ड पे इसको लाइव बिल्कुल सॉल्व करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से। लेकिन मैं सोच रही थी पहले मैं ये पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका ही एक अच्छा एक्सप्लेनेशन वाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, वास्ट वैरायटी अल्लाह ताला ने बनाई है, बिल्कुल बेशक बनाई है। बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने तो पूरी दुनिया बनाई है। इसमें इतने जानदार बनाए हैं, कीड़े कीड़े बनाए हैं, इंसेक्ट्स इनको आप कहते हैं। फिर इनकी भी बहुत आगे इनके भी ग्रुप्स होते हैं, इनकी बहुत वेराइटीज होती हैं। फिर जानवर बनाए हैं, जानवरों में भी जंगली जानवर अलग बनाए हैं और पालतू जानवर अलग बनाए हैं। फिर इन्होंने परिंदे बनाए हैं, परिंदों में भी गोश्त खाने वाले अलग हैं और खाली दाना खाने वाले अलग हैं। और फिर हमें भी बनाया है, इंसानों को और हैवानों को बनाया है अल्लाह ताला ने। और पौधे पौधे भी बनाए हैं, इतने किस्म के पौधे हैं पूरी दुनिया में। ये सब बहुत बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है इस दुनिया में। काफी हद तक खत्म हो गए हैं जानवर, काफी हद तक एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे डायनासोर्स और भी बहुत सी नस्लें हैं जानवरों की जो खत्म होती जा रही हैं। पर अल्लाह ताला की कुदरत इतनी बड़ी है कि उन्होंने पूरी दुनिया को इस तरह से सजाया हुआ है कि हर कोनों में आपको तो है एक मखलूक मिलेगी। Scientists have identified more than 1.7 million different species of living things. Scientists ने अब तक जो खोज लगाई है, जो ढूंढ पाए हैं, वो है 1.7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज, यानी डिफरेंट उनकी मखलूकात की जो किस्में हैं ना, स्पीशीज किस्में, वो ढूंढ पाए हैं। वो जानदार की किस्में, कितने किस्म के जानवर हैं, कितने किस्म के जानदार हैं इस दुनिया में, ये अभी सिर्फ वो 1.7 मिलियन ढूंढ पाए हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा है। स्टिल देयर आर मिलियंस मोर ऑर्गेनिजम्स, अभी बहुत ज़्यादा जानवर हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो होते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, वो तो ऐसे नज़र भी नहीं आते, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। वो आपको माइक्रोस्कोप जैसी डिवाइसेस के यूज़ करना पड़ता है। दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड इन स्टडीज। अच्छा, कोरोलस लीनियस Carolus Linnaeus was one of the first scientists who introduced the system of classification in order to study living organisms. ये जो नाम लिखा हुआ है ना,
कैरोलस, सही है। ये बंदा वो था जिसने फर्स्ट साइंटिस्ट था दुनिया का जिसने तो है ये क्लासिफिकेशन को स्टडी करना इन ऑर्डर, मतलब क्लासिफिकेशन जो है जानदारों की ऑर्डर में स्टडी करना शुरू की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना शुरू किया। ये वो था, पहला साइंटिस्ट था। अच्छा, अब नीचे चलेंगे। Why we need to classify living things? Look at the picture below. Which picture provides information about the number of different shapes at a glance? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस पिक्चर को देखें। जो पिक्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है नंबर अबाउट द नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स एट अ ग्लैंस। ए वाली जो पिक्चर है ना, वो अलग ऑर्डर में जा रही है, और बी वाली जो पिक्चर है वो एक ऑर्डर में शेप्स को डिफाइन कर रही है। तो ये फायदा है इस चीज का, इस क्लासिफिकेशन का, कि आपको ये जो कंफ्यूजन होती है ना, अलग अलग मखलूक स्पीशीज अलग अलग जगहों पे समझ नहीं आता, ये ऐसे फैली हुई है ऑर्डर में नहीं है ए में जो देख रहे हैं आप, लेकिन बी में अगर आप देखें तो ये ऑर्डर में, यानी क्लासिफिकेशन के बाद ये एक ऑर्डर में आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है अच्छे तरीके से, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि हाँ ये इस ऑर्डर में जाएंगे, ये वाले एनिमल्स इस कैटेगरी के हैं, ये प्लांट्स इस कैटेगरी के हैं। सही है, इस तरह से होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है क्लासिफिकेशन करना एनिमल्स की, बल्कि खाली एनिमल्स की नहीं, तमाम जानदारों की। इसको जूम थोड़ा कर दीजिए। हाँ, इसमें देखिए लिखा हुआ है, of course picture B gives a clear view. It is because the shapes are organized in three different columns or groups in picture B. Now think about 1.7 million different species living on Earth. They have many similarities and differences. A single person cannot study them one by one. Therefore, living things are classified on the basis of special characteristics, which makes it easy to study them. It also gives us information about the interrelationship among different organisms. We can also identify a newly discovered organism through this system. इसमें ये बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि बी वाली पिक्चर आपने देखी, उसमें सब कुछ लाइन से ऑर्गेनाइज थे, तीनों शेप्स। अब वो थ्री डिफरेंट कॉलम्स में ही बनी हुई थी, एक दूसरे के कॉलम्स में वो शेप नहीं आई हुई थी। तो अगर सोचें कि 1.7 मिलियन जो डिफरेंट स्पीशीज हैं दुनिया में, उनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंस भी हैं। एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंसान उसको स्टडी नहीं कर सकता वन बाय वन, इसलिए लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जो उनको आसान बनाता है पढ़ने समझने के लिए, हमें हमें हम ताकि समझ सकें उसको आसानी से, इसलिए आसान बनाता है। और ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात भी देता है इनके आपस के रिलेशनशिप्स में, और हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हम न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इस सिस्टम के मदद से, यानी जो चल रहा है क्लासिफिकेशन का, इसके मदद से न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आई है, अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट, एक सेकेंड में इसको बिल्कुल देखिए, एक सेकेंड मैं इसका कलर कर देती हूँ येलो। सॉरी,
चलिए अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपके सामने। A system of arrangement of living things into different groups of bases of similarities and differences is called classification। यानी एक सिस्टम जो कि अरेंज करता है लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस पे, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपको दिखाऊं व्हाइट बोर्ड पे करके पूरा लिख के आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। अ सिस्टम टू अरेंज living things in order and group on the basis of their similarities and differences is called classification। सही है। इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ जी। ये है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। ये है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कि अ सिस्टम टू अरेंज लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स इन ऑर्डर और ग्रुप्स। यानी और एक सिस्टम जो अरेंज करता है लिविंग थिंग्स को ऑर्डर में और ग्रुप्स में, उनकी सिमिलैरिटीज यानी उनकी जो एक जैसी, उनमें जो एक जैसी चीजें हैं, या आप उनको कह सकते हैं उनकी एक सी खासियत, उनकी एक सी हाँ आप उनको खासियत, उनकी एक सी खासियत है, उनके डिफरेंट, उनके अंदर जो चीजें हैं उनका जो फर्क है उनके बीच का, या उनमें जो सेम चीजें हैं जैसे उनके जो सिमिलैरिटी है, तो इस चीज को कहा जाता है, अगर इसको कहते हैं इस पूरे सिस्टम को क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं क्लासिफाई करना। सही है। तो आपको ये समझ आया होगा। हाँ तो आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। Animals and plants have many characteristics. Therefore, there are more than one way to classify them into different groups. Scientists classify living organisms mainly according to their key characteristics, such as number of cells, way of getting food, habitat. अच्छा, uh, ये भी पढ़ लेते हैं। In the past, people believed that there were only two main groups of organisms, animals and plants. Today, living organisms are divided into 5 major groups according to the classification system given below. अच्छा, अब देखिए एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए उन लोगों को, उनको मतलब एनिमल्स और प्लांट्स को एक वे में ही नहीं क्लासिफाई कर सकते, बहुत मोर देन वन वे हैं जिनमें क्लासिफाई होते हैं, वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में। साइंटिस्ट ने जो क्लासिफाई करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो मेनली उनके की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जो कि हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, वे ऑफ गेटिंग फूड यानी वो कैसे खाना खाते हैं, मतलब कौन सा खाना खाते हैं, वो उनका खाना क्या है, खुराक ये, और हैबिटेट यानी वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वो किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो
और पास्ट में पता है कहा जाता था कि लोगों को लगता था कि खाली ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी टू मेन ग्रुप्स में ही खाली ये डिवाइड हो सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में। पर आज अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है क्लासिफिकेशन सिस्टम के मदद से। सही है। तो ये है फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. It is the most common system of classification in use today. The five kingdom classification divides organism into 5 main groups. These groups are called kingdoms. जो 5 मेन ग्रुप्स में एनिमल्स और प्लांट्स डिवाइडेड हैं उन ग्रुप्स को कहा जाता है किंगडम्स, यानी जिन 5 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड हैं उनको कहा जाता है किंगडम। सही है। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये सही है। अब ये देखिए, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, मैं आपको और आसानी से समझा दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ प्लांट्स बने हुए हैं, यहाँ प्लांट्स बने हुए हैं। इसको मैं एक सर्कल बना देती हूँ। ये देखिए, ये है प्लांट्स। इसको मैं एक सेकेंड, इसका कलर में तो है कोई चेंज कर लेंगे वरना आप लोगों को नजर ही नहीं आएगा। हाँ, ये देखिए, इसको और बड़ा बना दें। हाँ, अब इसको और बड़ा बना दें। जी, ये प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है, मल्टी सेल्यूलर मीन्स एक सेल से ज्यादा, मतलब मल्टी सेल्यूलर मीन्स मोर देन मोर देन, यानी एक तरह से ना, जैसे हमारी जो बॉडी है सेल्स पे चल रही है, मल्टी सेल्स हैं। ऑब्वियसली हमारे अंदर मल्टी सेल्स हैं, हम लोग एक सेल पे नहीं बने, हम लोग मल्टी सेल्स पे बने हैं। तो ये वो सेल्स होते हैं मोर देन वन और टू सेल्स पे जो बनते हैं, जो बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं इनके अंदर। ऑब्वियसली एक दरख्त, एक प्लांट बहुत बड़ा होता है और उसको तो है उसके अंदर ऑब्वियसली सेल्स जो है ज्यादा होते हैं। सही है। तो ये आपको नजर आ रहा है ना, या मैं इसको ऐसे इधर कर दूं? सही है। अब या मैं इसको बल्कि इधर कर देती हूँ, इधर सही रहेगा आपको। अच्छा, मोनेरा आर, अच्छा ये पहले हम प्लांट्स का पढ़े थे। प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा उसको क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, उसकी खुराक ही पानी है और सनलाइट। ये दो चीज़ें पाबंदी से उसको चाहिए होती हैं। प्लांट्स भी वैसे पता है प्यार मांगते हैं, एक जानदार है वो, फील कर सकते हैं, इसीलिए उनको भी बहुत प्यार से पालना चाहिए, बहुत प्यार से बड़ा करना चाहिए। आपका पौधा आपका दोस्त बन के रह सकता है। हम्म, अब अगर हम आते हैं एक मोनेरा। मोनेरा होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, मतलब उसके ग्रुप में जाता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये जो मोनेरा है ये होता है सबसे छोटा यूनिसेलुलर। ये वो स्पीशीज होते हैं जो बिल्कुल एक सेल से बनते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। तो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर मीन्स made by one cell only. यूनि मीन्स वन मोर, तो इसलिए इसको मैं इसको इधर कर दूँ या इसको एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। चलिए सही है, ऐसे ही आपको नजर आ रहा होगा। यूनिसेलुलर मीन्स मेड बाय वन सेल ओनली, मल्टी सेलुलर मीन्स एक या दो सेल से ज्यादा। सही है। तो बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल में आ सकता है मोनेरा की, क्योंकि बैक्टीरिया वन सेल से बनता है। अमीबा, ऐसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये बनते हैं वन सेल से। अच्छा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर हो सकता है, बट वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मतलब प्रोटिस्टा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बट ये इसमें मोनेरा में तो सिर्फ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। सही है। अब नीचे देखेंगे फंगी। फंगी कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फंगी भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकता है। और फंगी तो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो है तो, बट ये आपने देखा होगा, आप ना आपने अपने घर पे या पौधों पे ज्यादातर ये मशरूम्स पे जाते हैं। क्यों? मशरूम्स आपने देखे हैं, असली में नहीं देखे होंगे, बट अगर देखे हैं तो मशरूम्स फंगी में ही आता है, उसी कैटेगरी में। दे आर लाइक प्लांट्स लगते हैं आपको दिखने में, लेकिन वो प्लांट्स नहीं होते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो ये ना ये भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में ये यीस्ट, आपने अपने स्लाइस कभी देखी होगी, बहुत टाइम तक आप एक ब्रेड को ऐसे ही रख लें और बाहर वो खराब होगी ना, जब उसके अंदर फंगस लग जाएगा, वो ग्रे ग्रे होने लग जाएगी, आपने देखा होगा। तो वो कहलाता है एक फंगस जो लग जाता है। तो उस तरह भी फंगी की कैटेगरी है, उस तरह भी वो होते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म में। और मल्टी सेलुलर यानी मशरूम अगर आपने देखा हो तो उस तरह से भी होते हैं। और एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर है, ये सबको पता है। एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स में बहुत किस्म के सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, उनकी बॉडी के हिसाब से वो बहुत अच्छे सेल। इवन प्लांट्स में, एनिमल्स में यानी वो प्लांट्स भी आ रहे हैं। Each kingdom has a story to tell us about life on earth. In this unit, we will learn more about the animals and plant kingdom. सही है। इस तरह से आप और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम ना जरा आगे चलते हैं, ये इरेज नहीं हो रहा। प्लांट किंगडम। द प्लांट किंगडम एक अलग प्लांट्स का किंगडम है, तो इसमें सिर्फ प्लांट्स के ही बारे में होगा। द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड यूज सनलाइट, water and carbon dioxide to make their own food. Plants have many distinctive features by which they can be classified easily. The two major branches of the plant kingdom are flowering and non-flowering plants. अच्छा, प्लांट्स भी मैंने जैसे बताया, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स सेल्स तो मल्टी सेलुलर है, बट यूज सिर्फ सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का करता है अपना फूड बनाने के लिए।
और प्लांट्स के काफ़ी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो क्लासिफाई हो जाते हैं इजीली। यानी अभी भी काफ़ी मालूम करने वाले फीचर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से मज़ीद क्लासिफिकेशन होती रहती है इसकी। तो टू मेजर ब्रांचेस जो हैं प्लांट किंगडम की वो है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स है और एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर देते हैं, नाम से ही आपको पता चलता है, और नॉन फ्लावरिंग है जो कि फ्लावर्स नहीं प्रोवाइड करते, नहीं देते, उनमें फ्लावर्स ग्रो नहीं करते। तो ये हम इस वाले पेज पे हैं। इसको अगर मैं नीचे कर दूं या इसको मैं इधर ही कर दूं। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ने पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और कॉनिफर्स, कॉनिफर्स भी कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? कॉनिफर्स आर ऑफन लार्ज ट्रीज। हाँ, आपने लार्ज ट्रीज देखे होंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ। आपने क्रिसमस ट्रीज देखे हैं, लोग जो क्रिसमस पे अपने घरों पे लगाते हैं, वो ट्रीज कॉनिफर्स ट्रीज कहलाते हैं। वो ट्रीज फ्रूट्स नहीं देते, ओ सॉरी, वो ट्रीज फ्लावर्स नहीं देते, इवन शायद वो फ्रूट्स भी नहीं देते। दे प्रोड्यूस सीड्स बट do not sorry, हाँ, दे प्रोड्यूस सीड्स बट, जी, सो आपने क्रिसमस ट्रीज देखे होंगे, वो फ्रूट्स फ्लावर्स नहीं प्रोवाइड करते। सो ये देखिए, दे प्रोड्यूस सीड्स बट डू नॉट हैव फ्लावर्स। इंस्टेड दे हैव cones to carry seeds. Therefore, they are named conifers. Piners, junipers, cedars, spruce, and firs are few examples of conifers. ये सारे नाम जो हैं ये आप याद रखिए। पाइन्स, जूनिपर्स, cedars, spruce and firs, ये कॉनिफर्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब आपको एग्जाम्पल लिखने को आएगी ना, तो आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दे आर द मोस्ट कलरफुल। ऑब्वियसली फ्लावर्स होते हैं तो कलर्स तो होते हैं। और डाइवर्स सब ब्रांच ऑफ प्लांट किंगडम। दे रेंज फ्रॉम अ स्मॉल वाटर लिली टू अ लार्ज एप्पल ट्री। वो एक स्मॉल वाटर प्लांट जो होता है, लिली आपने देखा होगा। इवन वाटर प्लांट्स में भी फूल होते हैं, आपने लोटस देखा होगा, कितने प्यारे प्यारे फूल होते हैं। इतने किस्म के फूल हैं, रात की रानी, दिन का राजा, जिनको बच्चे सब बोलते हैं, वो इतने खूबसूरत फूल हैं। और एक फूल है रोज, लिली, सनफ्लावर, बहुत किस्म के प्लांट्स हैं। इवन पता है आपको, अभी मेरे घर पे में हैं, मेरे घर पे मैंने रखे हुए सनफ्लावर्स रखे हुए हैं, और यकीन करें बहुत खूबसूरत है। इवन अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो इस वजह से वो बिल्कुल अच्छी ग्रोथ पा रहे हैं। आप लोग भी रखा करें, बहुत बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। आपको पता है, घर में एक बहुत रिफ्रेशनेस रहती है, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। फूल फूल पौधों से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, यकीन करें। अच्छा, scientists classify flowering plants further into two groups on the basis of the number of seed leaves in each plant, and seed leaves on a cotyledon is the first leaf. A seed leaf or a cotyledon. If cotyledon is the first leaf to appear from a germinating seed. So monocots. Monocots पता क्या होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं वन कॉटिलिटन इन अ सीड, जिनके एक कॉटिलिटन होता है सीड में। कॉटिलिटन यानी वन लीफ, एक सीड लीफ होता है। आपने देखा है कुछ पौधों में दो लीफ होते हैं, कुछ पौधों में सिर्फ एक ही लीफ होता है। तो वो देख सकते हैं आप। ग्रास इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, ग्रास एक लीफ ही होता है खाली। और ये मेज, मेज जो होता है बाजरा,
बाजरा देखा होगा आपने, बाजरा जब उगता है तो एक लीफ उगता है। ये कॉटिलीडन होते हैं, ये मोनोकॉट्स कहलाते हैं, यानी ये इनके एक ही कॉटिलीडन है, यानी एक ही लीफ है। सो ये इनकी जो लीफ वीन्स होती है ना, ये पैरेलल पैटर्न होता है इनके लीफ में, कोई लाइंस नहीं होती हैं, एक पैरेलल पैटर्न बना होता है। और फ्लावर पार्ट्स इन ट्रीज और मल्टीपल्स ऑफ ट्रीज, यानी इनका जो फ्लावर पार्ट होता है, फ्लावर उगता है इनमें, तो थ्रीज या मल्टीपल्स ऑफ थ्री में होता है, ज्यादा नहीं होता। मतलब खाली 3 पत्तियां होंगी, या उसी 3 की और ऊपर 3 हो जाएंगी, पर इससे ज्यादा 4 नहीं होंगे, 4 या 5 पत्तियां नहीं होंगी। और जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलीडन यानी 2 लीव्स होते हैं एक सीड में। तो जब ये उगते हैं तो इनकी जो स्टेम होती है, इसमें 2 लीव्स लगे हुए होते हैं। सो ये डाइकॉटिलीडन्स, डाई मीन्स 2 एंड मोनो मीन्स 1। सही है। तो ये फ्लावर पार्ट्स जो होता है इनका 4 और 5 जो पेटल्स होते हैं ना, उससे बना होता है, यानी 4 और 5 पेटल्स होती हैं इनके फ्लावर्स में। और इसकी एग्जांपल है टोमेटो, एप्पल, ग्राम, बीन या रोज। रोज इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डाइकॉट प्लांट्स। ओके, अब ये वाले पे चलते हैं। सही है। प्लांट्स, हाँ, प्लांट्स के जैसे अभी मैंने बताया आपको, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, ये एक पूरा टेबल चार्ट बना हुआ है, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइडेड है प्लांट्स। ठीक है, आगे फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कॉनिफर्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स आके 2 और कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोनोकॉट और डाइकॉट। 1 कॉटिलीडन मोनोकॉट होता है और 2 कॉटिलीडन डाइकॉट होता है। सही है। अब एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम जो है बहुत वास्ट है वैसे। तो एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मल्टीसेलुलर होते हैं तो मैनी सेल्स, एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते प्लांट्स की तरह, ये इनको खाना ढूंढना पड़ता है। दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरी चीजें खा के इनको, और अदर ऑर्गेनिज्म जैसे, पता है खाते सब जानदार चीजें ही हैं, यानी जो घास खाते हैं वो पौधों को खाते हैं जो जानवर, तो पौधे जानदार होते हैं, तो उनको खा के अपना पेट भरते हैं वो। और जो जंगली जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों को खा के अपना पेट भरते हैं। द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 ब्रांचेस, ऑब्वियसली वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। क्लासिफाइंग इनवर्टिब्रेट्स को अगर क्लासिफाई करें, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन्स जिनकी नहीं होती है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैकबोन दे हैव अ सिंपल नर्वस सिस्टम, क्योंकि उनके पास बैकबोन नहीं है उनके ब्रेन से कनेक्टेड, तो उनके पास बहुत सिंपल सा छोटा सा नर्वस सिस्टम होता है, विद अ वीकली डेवलप्ड ब्रेन। बहुत ही वीकली डेवलप्ड ब्रेन है। यूज मतलब उनको इनको ना सिग्नल्स भी नहीं मिल पाते कि उनको कोई पकड़ने आ रहा है, कोई जानवर उनको खाने आ रहे हैं। दे आर यूज स्मॉल एंड स्लो मूविंग एनिमल्स, बहुत स्मॉल होते हैं और स्लो मूविंग होते हैं। अबाउट 98% of animals on earth are invertebrates, 98% एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। और खाली कुछ हैं जो इसमें अभी डिस्क्राइब हुए हैं, जैसे मॉल्यूसिस, इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव सॉफ्ट बॉडीज। इनवर्टिब्रेट्स, मॉल्यूसिस वो होते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं जो जिनकी सॉफ्ट सी बॉडी होती है बगैर बोन के। और कुछ तो है उनमें से प्रोटेक्टेड होते हैं हार्ड शेल से, जैसे स्नेल्स होते हैं, स्लग्स होते हैं, ऑक्टोपसेस होते हैं, क्लैम्स होते हैं, स्क्विड्स आपने देखे होंगे, स्क्विड्स वैसे पानी में होते हैं। सो आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिसिस, लेकिन स्नेल सबसे आपके लिए कॉमन एग्जाम्पल होगी क्योंकि चलते फिरते होता है यहीं पे, यहाँ घूम फिर रहा होता है, तो ये इसलिए होता है। सो स्नेल्स आर द मॉलिसिस एंड इनवर्टिब्रेट।
अब हम जरा इधर आएंगे तो echinoderms. So these invertebrates usually have a star shape. Starfish जो होती है वो इसकी एग्जाम्पल है. दे लिव इन वाटर एंड दे हैव अ स्केलेटन मेड ऑफ हार्ड प्लेट्स. इनका जो स्केलेटन होता है वो एक हार्ड प्लेट से बना होता है, वो बोन से नहीं बना होता. दे हैव अ स्पाइन्स और बम्प्स ऑन देयर स्किन्स. उनके स्किन पे स्पाइन्स या बम्प्स गोल गोल आपने देखा होगा स्टारफिश के ऊपर एक बना हुआ होता है खुरदुरा सा, वो बम्प्स और स्पाइन्स कहलाते हैं, तो वो उनकी स्किन पे होता है. थर्ड है वॉर्म्स. वॉर्म्स आपने देखे होंगे, अर्थ वॉर्म्स. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी शेप होती है, रेंगते हुए जाते हैं. दे हैव सॉफ्ट, इनकी बहुत सॉफ्ट और राउंड बॉडीज होती हैं. आगे से भी राउंड होते हैं, पीछे से भी राउंड होते हैं. विदाउट एनी स्केलेटन, उनका कोई स्केलेटन नहीं होता. और इन दुनिया में बहुत किस्म के वॉर्म्स हैं. सम आर सिलेंड्रिकल, कुछ सिलेंड्रिकल, सम आर फ्लैट, कुछ फ्लैट हैं. सम वॉर्म्स लिव इन वाटर एंड अदर्स लिव ऑन लैंड. काफी वॉर्म्स पानी में रहते हैं, काफी लैंड पे रहते हैं. तो अब इसकी जो नेक्स्ट है स्पंजेस. स्पंजेस, दीज इनवर्टिब्रेट्स लिव इन वाटर. ये भी वाटर में रहते हैं. ये आपको पौधे जैसे लगते हैं होंगे, आपने देखा अगर होगा मूवीज वगैरह में, बट ये पौधे नहीं हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये एक सी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बट ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में जो आते हैं. सो देयर बॉडीज हैव नो सिमेट्री. इनकी बॉडीज की कोई, हाँ, कोई एक एक ही शेप नहीं है. ये देखिए किस तरीके से टुकड़ों में है बिल्कुल. दे अटैच themselves to the rocks and cannot move around. ये घूम भी नहीं सकते आसपास. ये बस एक पत्थर के ऊपर एक तरह से जमे होते हैं वहीं पे. दे हैव pores to get nutrients and food from sea water. इनके पास पोर्स हैं जो ये सी वाटर से खाना और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, खा लेते हैं. आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स इनवर्टिब्रेट्स हैं. अच्छा, इसके सबसे बड़ी एग्जांपल कैटरपिलर और बटरफ्लाई. कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है आगे जाके. So that have jointed legs, segmented bodies, and hard body covering called exoskeletons. देखो, देखें, इसमें jointed legs होती हैं इनकी. मॉस्किटो भी इसकी एग्जाम्पल है. सेंटिमेंटेड बॉडीज हैं और एंड हार्ड बॉडी है. हार्ड बॉडी होती है इनकी, इतनी नरम बॉडी नहीं होती. कवरिंग विद एक्सोस्केलेटन. इंसेक्ट्स आर द मेजर ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स. सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं तकरीबन इसमें. दे हैव इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स ऑफ. इनके 3 पेयर्स होते हैं इनके जॉइंटेड लेग्स. देखे होंगे आपने. दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स: हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. एब्डोमेन इनका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, वो होता है. थॉरैक्स इनका बीच का पार्ट है. हेड इनके जो सर पे एंटीनास लगे हुए होते हैं, आपको लगता होगा एंटीनास है. तो ये इनके 3 पार्ट से बनता है. इनवर्टिब्रेट्स में मैंने आपको दिखाया विदाउट जॉइंट लेग्स, विद शेल, विदाउट शेल भी होते हैं. और आर्थ्रोपोड्स होते हैं विद जॉइंट लेग्स. तो ये सब होता है, बट ये सब बैकबोन के बगैर होता है. इनमें से किसी भी बैकबोन नहीं होती. इनवर्टिब्रेट्स हो गया. अब हम क्लासिफाइंग वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जो हैं वो एनिमल्स हैं इंटरनल स्केलेटन एंड बैकबोन के साथ जो होते हैं. प्रॉपर बोन्स होती हैं जिनके अंदर. और इनकी नर्व्स जो है इनकी बैकबोन से सपोर्टेड हैं. ब्रेन इनका बिल्कुल वीक नहीं होता, बस इनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है एंड वेल डेवलप्ड ब्रेन है. कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम यानी समझ नहीं पाते पर एक्ट करते हैं. अपना खाना खुद ढूंढते हैं, इनको इतना पता है. तो ये इतना अपना समझते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं.
दे आर यूजुअली बिगर एंड फास्टर देन इनवर्टिब्रेट्स, ये फास्टर होते हैं और बड़े होते हैं साइज में इनवर्टिब्रेट्स के मुकाबले। और लेस देन 2% ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ आर वर्टिब्रेट्स, सिर्फ 2% से भी कम एनिमल्स हैं अब दुनिया में जो वर्टिब्रेट्स हैं, बाकी 98% इनवर्टिब्रेट्स हैं। दे आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 5 मेन क्लासेस। 5 मेन क्लासेस में है वर्टिब्रेट्स। फिशेस, फिश में होते हैं, एम्फीबियंस में होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स आपको रोजमर्रा में देखने को मिल जाते हैं, अपने बिल्ली और डॉग्स, ये सब मैमल्स में आते हैं। तो चलें अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये वर्टिब्रेट्स। फिश, फिश वो कैटेगरी है जो सिर्फ पानी में रहती है, लैंड पे नहीं रह सकती। तो दे हैव फिन्स, एज यू ऑल नो दे हैव फिन्स, जिसकी मदद से वो तैरती हैं। टेल्स होती हैं इनकी, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, एक बिल्कुल लाइनिंग टाइप बॉडी होती है, और पानी में तैरते हैं ये। इनको पानी मिलता है, इनको ऑक्सीजन मिलता है इनके गिल्स की मदद से। इनके लंग्स नहीं होते, इनके गिल्स होते हैं। दे हैव स्लिमी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, इनके एक स्लिमी सी स्केल्स होते हैं इनकी बॉडीज के ऊपर। और फिश आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड दैट दे ले देयर एग्स इन, हाँ ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और ये अपने अंडे भी जो पानी में ही देते हैं। आप वैसे कभी आप ना नेशनल ज्योग्राफिक अगर आप देखते हैं तो उसमें इस फिशेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अंडर वाटर जो स्पीशीज है ना, हम वो तो देख नहीं सकते ना आमतौर पर पानी के अंदर जाके, बट जब ये लोग हमारे लिए रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप देखा करें, बहुत नॉलेज मिलती है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की मॉइस्ट यानी स्लिपरी ऑयली टाइप स्किन होती है, विदाउट स्केल्स, और कोई स्केल्स नहीं होते इनकी, यानी इनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है, सीधी सीधी नहीं है। ये अलग थोड़ी, इनकी थोड़ी शेप आउट ऑफ ऑर्डर भी होती है। इनके लंग्स होते हैं, एम्फीबियंस हैव लंग्स, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। वो पानी में अंडे देते हैं पर बाहर रहते भी हैं। देयर यंग वंस आर कॉल्ड टैडपोल्स, उनके जो छोटे होते हैं यानी उनके जो बेबीज होते हैं वो टैडपोल्स कहलाते हैं। और दे लिव इन वाटर एंड हैव गिल्स टू ब्रीथ विद, इनके पास लंग्स भी हैं और गिल्स भी हैं, जिसकी वजह से पानी में भी रह सकते हैं, पानी में भी सांस लेते हैं, और लैंड पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी सांस ले सकते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। और सम एग्जाम्पल्स जो है ना वो फ्रॉग सबसे पहले एग्जाम्पल्स है, टोड्स, सैलमेंडर्स और प्लेटिपस जैसे भी होते, नहीं प्लेटिपस तो मैमल्स है, सॉरी। टोड फ्रॉग से थोड़ा बड़ा होता है अगर आप देखें। इसी तरह से बहुत एनिमल्स हैं एम्फीबियंस के लिए। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्किन, रेप्टाइल्स की बहुत ड्राई स्किन होती है और बहुत खुरदुरी स्किन होती है, और विद स्केल्स, इनकी शेप सीधी ही होती है, ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 4 लेग्स, काफियों के पास 2 लेग्स होती हैं, और एक्सेप्ट स्नेक, स्नेक की कोई लेग नहीं होती है। सो एज यू नो दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ विद, इनके पास लंग्स होते हैं। सम लिव ऑन लैंड एंड व्हाइल सम लिव ऑन इन वाटर, कुछ लैंड पे रहते हैं कुछ वाटर में रहते हैं। ऑल रेप्टाइल्स ले देयर एग्स ऑन लैंड, सारे रेप्टाइल्स पानी कह रही हूँ, सॉरी लैंड, लैंड पे ही अपने एग्स ले करते हैं, अपने अंडे देते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं। और देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, इनके बॉडी टेम्परेचर चेंजेस होती है जैसे जैसे पानी और हवा का टेम्परेचर चेंज होता है उस हिसाब से। तो इसके एग्जांपल में लिजर्ड्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाती हैं, स्नेक्स आ जाते हैं, एलिगेटर्स, ये इनकी एग्जांपल है। बर्ड्स, बर्ड्स बहुत ही कॉमन एक स्पीशीज है, बहुत आसपास आपके उड़ते रहते हैं रोज। तो इनके फेदर्स होते हैं, इनके पर होते हैं, और बीक होती है इनकी। दे ले हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये भी अपने घोंसलों में अंडे देते हैं अपने घरों में।
बहुत काफी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं बट वो उड़ नहीं सकते, जैसे मोर और ऑस्ट्रिच, पेंगुइन्स, इन सब के पास पर हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। दे आर एज आल्सो वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, सॉरी बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। और पीकॉक उड़ नहीं सकता, पीकॉक इसकी एग्जाम्पल है, लेकिन पीकॉक उड़ नहीं सकता। उड़ने वाले परिंदे बहुत हैं, बस पीकॉक, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन्स ये उड़ नहीं सकते। मैमल्स, most mammals have hair or fur on their bodies. They give birth to their young ones. They feed on milk from the mother. They have lungs to breathe with. Mammals are warm-blooded. मैमल्स जो है, मोस्ट ऑफ मैमल्स जो है उनके जिस्म पे बाल होते हैं या फर होते हैं, और वो बर्थ देते हैं। वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जब वो छोटे होते हैं उनकी मदर्स उनको दूध पिलाती हैं। एंड उनके पास लंग्स होते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सकें, और वो पानी में नहीं रहते, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और इन लोगों का टेम्परेचर सेम ही रहता तकरीबन सारे टाइम में। तो और ये देखिए सवाल, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स डू ह्यूमन बिलोंग्स टू। हम मैमल्स ही हैं क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं। हम डायरेक्ट हम इंसान डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं। इंसान लंग्स से ब्रीथ करते हैं, हम पानी में सांस नहीं ले सकते। हमारा कोल्ड ब्लडेड नहीं होता है, इसलिए हम पानी में ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर सकते। हमें ठंड लगती है या हम फिर नॉर्मल अपने टेम्परेचर में आना चाहते हैं। तो हम मैमल्स में आते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको पूरा ये समझाया था, ये ऐसे चार्ट बना हुआ है, सही है। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट आज का। और मैं आपको अगर एक टास्क दूं तो मैं ये टास्क दे रही हूँ कि आप ये जितने भी सवाल है ना ये देखें। मैं इसका जूम आउट करती हूँ, पेज व्यू सिंगल पेज कर देती हूँ इसको, और इसको जूम इन करके ये वाले जो भी सवाल हैं आपने वो करने हैं। 2 पेज कर दूँ, 2 पेज कर देती हूँ, फिर आपने ना इसका एसेस ले लेना। ये देखिए, हाँ ये वाला जो पेज है ना, ये देखिए 2 पेजेस हैं। मैं आपको ये टास्क ये दे रही हूँ कि आपने इन 2 पेजेस का आपने एसेस लेना है, सही है। या आपने वीडियो में अभी मैंने पॉज किया हुआ है, या आप एसेस लेंगे अभी, स्क्रीनशॉट आपने लेना है और आपने ये सवाल सॉल्व करना है। या आप यहीं पे वीडियो पॉज करके ये सारे सवाल नोट डाउन कर लें अपने पास और इनको सॉल्व करेंगे आप इनको सॉल्व करके नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे कि अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड। और देखिए मैं स्ट्रिक्टनेस तो यहाँ से कर नहीं सकती हूँ ऑब्वियसली, एंड आई एम नॉट योर पर्सनल टीचर, बट देखें अगर आपको अच्छे मार्क्स और अच्छा पढ़ना होता है ना तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे ना बार बार तो आप बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो आप ये देखें, सॉल्व करें, मैंने आपको जैसे समझाया ऊपर पूरा उसी हिसाब से सारे आंसर होंगे, सही है। आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, पर आप एक बार कर लेंगे ना तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनको और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी और अच्छा करूँगी मैं, सही है। तो चलिए मैं भी अभी आज का लेक्चर इतना ही था। आज आप लोगों को समझ आया हो तो सो कल मैं इसका दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी। आई थिंक मैं मैथ्स का करूँगी या मैं जनरल नॉलेज का करूँगी, या मैं उर्दू का भी कर सकती हूँ, किसी का भी करूँगी, बट मैं
अपलोड कल करूँगी, ये वाला मैं आज अपलोड कर रही हूँ सिर्फ, तो ये आप देख लें। सही है, चलिए अल्लाह हाफिज़।